नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सशक्त लोकतंत्र, विकसित राष्ट्र का शक्ति और समृद्धि, महासमर। भारतीय लोकतंत्र स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण कर 100वें स्वतंत्रता दिवस की गौरवमयी यात्रा आरंभ कर चुका है और इसे अमृतकाल कहा जा रहा है, और जिसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत की भव्य छवि गढ़ने का संकल्प सरकार ही नहीं हर भारतीय के लिए कर्म सिद्धि के मंत्र सरीखा है। अमृतकाल की अवधारणा पौराणिक ग्रंथों में है, जहां इसे स्वर्णकाल माना गया है और नए प्रयास आरंभ करने के लिए शुभ और मंगलकारी अमृतकाल में उज्जवल भविष्य का स्वप्न साकार होने का योग बनता है। इस संदर्भ में आम चुनाव मात्र सरकार चुनने का साधन भर नहीं है, यह विकसित और आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प और सिद्धि की का प्रयोजन भी है। और इसमें आमजन की सबसे अहम भूमिका होगी, जो देश में राजनीतिक स्थायित्व के आधार पर सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक महाशक्ति और शक्तिशाली राष्ट्र का भाव मन में लिए मतदान करेंगे। अमृतकाल के इस पहले चुनावी महासभा में मतदाता देश के साथ अपने भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन एक एजेंडा जनता का भी होना चाहिए। लोग केवल मतदान के लिए ही सजग नहीं रहें, बल्कि यह भी देखें कि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप, अपशब्दों की सस्ती राजनीति, जाति पंथ क्षेत्र के विभाजनकारी भावनात्मक मुद्दों और रेवड़ियों की आड़ में देश के सामने उपस्थित वास्तविक मुद्दों की अनदेखी न करने पाए और लोगों को अपने साथ समाज और देश हित वाले मुद्दों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा हो सके और भारतीय लोकतंत्र की छवि निखरे, और इसलिए एक सजग और जिम्मेदार समाचार पत्र के नाते दैनिक जागरण आज से कर रहा है 2024 के महासवर का उद्घोषणा एक तरह से। और 96.88 करोड़ मतदाता आम चुनाव 2024 में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 2024 में आप देखते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव है। 543 सीटें हैं लोकसभा की। लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा का आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक बॉडी। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे इसमें। और मतदाता ही भाग्य विधाता। तो 47.15 करोड़ महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 49.72 करोड़ पुरुष इस आम चुनाव में मत प्रयोग कर सकेंगे। 1.85 करोड़ पंजीकृत मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। 325 लोकसभा सीटें 2019 में राजद को मिली थी। 90 लोकसभा सीटें INDI में शामिल दलों के पास थी। और यह भी जान ली, भारतीय मतदाताओं की संख्या विश्व के कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। इसमें पहली बार लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने को उत्साहित युवा मतदाताओं पर सभी दलों की निगाहें हैं। 543 लोकसभा सीटों पर विभिन्न दलों के प्रत्याशी आजमाएंगे अपना भाग्य। 18वीं लोकसभा की बात हो रही है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये आंकड़े 2014 और 2019 का जो रिजल्ट रहा है उसकी बात हो रही है, तो आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए। और सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि यहां से होकर गुजरता है केंद्र का रास्ता। देखिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि 80 सीटें आपको देखने को मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। और आपको देखना है तो ये होंगे आमने सामने, जैसे राजग जिसमें NDA की बात होती है तो बीजेपी तो मुख्य दल है उसमें, और इसके सहयोगी दलों को मिलाकर NDA बनता है। इंडिया में आप देखते हैं कांग्रेस और बाकी दल है, ना इधर ना उधर। कुछ दल आपको जैसे VRS, बीजू जनता दल हो गया, YSR कांग्रेस हो गया, तेलुगु देशम पार्टी AIADMK हो गया, अकाली दल हो गया, BRS हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। ये देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एजुकेशन सर्कल है ना अपना जो टेलीग्राम, तो वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब आप देखिए, बेहतर आर्थिकी से बदला माहौल, भरोसा बढ़ा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सही फैसलों और सुधार के कदमों से लोगों के जीवन में आई खुशहाली। देखिए आप लोग जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में जरूर याद रखिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे या निबंध लिख रहे हैं तो आप लोग सरकारी पहल में ये बता सकते हैं आप लोग, ठीक है।
और स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित किया गया था। इस आम चुनाव में 1874 उम्मीदवारों और 53 राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़े बहुमत से चुनाव जीतकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में सरकार बनाई थी। 16 करोड़ आबादी थी देश की पहले लोकसभा चुनाव के समय। 17.36 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र थे। 364 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता था चुनाव। 45% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल और 45.7% मत मिले पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। पहले आम चुनाव का पहला वोट हिमाचल प्रदेश के चीनी जिले में डाला गया था। याद रखिएगा, पहले हुए मॉक पोल की आम चुनाव से पहले सितंबर 1961 में मॉक पोल कराया गया था। इसका मकसद देश के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराना था। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, बताया ना। जीतने वाले बड़े नाम, तो पहले आम चुनाव में जीत हासिल करने बड़े बड़े नामों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलजारी लाल नंदा, काका साहब कालेलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे। और राजनीतिक दलों की सीटें देख लीजिए, कांग्रेस की 364 थी, सीपीआई की 16 थी, जनसंघ की 3 थी, सोशलिस्ट पार्टी की 12 थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी की 9 थी, निर्दलीय 37 जीती। पहली लोकसभा में 677 दिन हुआ था काम। पहली लोकसभा में अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक अपने कार्यकाल पूरा किया था। इस दौरान लोकसभा में रिकॉर्ड 677 दिन हुआ था। पहली लोकसभा में अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। यही क्वेश्चन पूछे लेता है कई बार, ठीक है। अब आप देखिए, प्रति व्यक्ति आय की बात करें अगर हम लोग सालाना, तो आप देखेंगे कि 2014-15 में ये थी 72,805 और जो 2022-23 में हो गई है कितनी, 98,374। एलपीजी कनेक्शन की बात करें करोड़ में है, देखिए याद रखिएगा। 2004 में 14.5 करोड़ के पास था और 2023 में 31.4 हो गया। और सब सस्ते आवास ग्रामीण में करोड़ों में, तो 2003 से 2014 तक आप देखते हैं कि रहा 2.1 और 2016 से 2024 तक 2.6। ये मोदी सरकार की तुलना की जा रही है कांग्रेस सरकार से एक तरह से। शौचालय करोड़ में देखें तो 2011 से 2014 तक बने 1.8 करोड़ और 2014 से 2024 तक रहे 11.5। और हिसाब किताब प्रत्यक्ष कर संग्रह की बात करें लाख करोड़ में, तो 2013-14 में 6.38 से 2022-23 में 16.61 रहा। मेट्रो रेल की बात करें शहरों में, तो 2014 में 5 था, 2023 में 20 हो गया। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2014 में 387 था, 2024 में फरवरी में ये 706 हो गया। विश्वविद्यालय की बात करें तो 2014 में 676 था, 2022 में 1168 हो गया। आरटीआई फाइलिंग की बात करें करोड़ में, तो 2013-14 में ये 3.79 था, 2023-24 में फरवरी में 8.1 करोड़ हो गया। और डाटा की दर की बात करें प्रति जीबी रुपए में, तो 2014 में 269 था और 2023 में आप देखिए 10.1 हो गया। हाईवे निर्माण की बात करें तो 1000 किलोमीटर में 2005 से 2014 तक 25.7 और 2014 से 2023 तक नवंबर तक ये आप देखिए 55.9 हो गया। एयरपोर्ट की बात करें तो 2014 में 74, 2023 में 149। और विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो अरब डॉलर में, तो 2014 में मार्च में 303 था और 2024 में जनवरी में 617 हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो 2014 में 76 था, 2023 में 181 था। महंगाई औसत दर की बात करें तो 2014 में 8.1 था, 2023 में 5.1 था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें तो 2014 में 142 था, 2023 में आप देखिए 63 हो रहा। 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले पिछले 9 वर्षों में और 10 वर्षों में 10वें से 5वें फायदान पर पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था। ये सशक्त अर्थव्यवस्था में ऐसे फायदा उठा रहा है समाज। मातृत्व लाख लाभार्थियों में 2010 से 2013 तक 9.9 और 2014 से 2024 तक 559। और सामाजिक सेवाओं का खर्च तो आप देखिए 2013-14 में 6.6 ये लाख करोड़ में है, 2013 से 24 में 22.4। सोशल सेक्टर पर खर्च की वार्षिक औसत विकास दर तो ये आप देखिए रुपये में, तो SC ST OBC अल्पसंख्यक कल्याण पर 6%, शिक्षा कला व संस्कृति पर 6%, आवास शहरी विकास जल व स्वच्छता पर 19%, श्रम रोजगार व स्किल डेवलपमेंट पर 16%, परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवा पर 12%, ग्रामीण विकास पर 11%, खाद्य सब्सिडी व नागरिक आपूर्ति पर 11%, सामाजिक सुरक्षा कल्याण पर 4%। इंफ्रा पर होने वाले खर्च में कैसी बढ़ोतरी हुई? सापरक व राजग काल के अंतिम 4 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हुआ खर्च लाख करोड़ में,
2010-11 में 1.57, और ये आप देखते हैं कि जो 2023-24 में बढ़कर 9.5 हो गया, और 2022-23 में आप देखते हैं, अनुमान है ये, और 2022-23 में आप देखेंगे कि ये 7.28 था। गांव से लेकर शहर तक सड़कें बनी, कंपनियों के बीच निवेश की होड़ भी है, 3 वर्ष में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात भी हो रही है, विदेशी निवेशकों में भरोसा भी जाग रहा है। और इस बार कांग्रेस को के 2 कीर्तिमानों पर मोदी की एक साथ निगाह। लोकसभा चुनाव में बीते 62 वर्ष में जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला लगातार 3 बार का जनादेश। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को मिले एक रिकॉर्ड बहुमत से आगे निकलने की भी हो सकती है कोशिश मोदी साहब की। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में हार ने इंदिरा गांधी की लगातार तीसरी पारी की राह को विराम दे दिया था। 1996 में किसी को बहुमत न मिलने की स्थिति में अटल जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। 24 पार्टियों के राजद की पहली सरकार मार्च 1998 में बनी थी। चलिए देखते हैं क्या होता है। भाजपा के चुनावी तर्कस में मौजूद है अनेक राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 समाप्ति और 3 तलाक कानून जैसे मुद्दे बढ़ा रहे हैं भाजपा का आत्मविश्वास। ऐतिहासिक निर्णयों में से सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुमत के बल का भी संदेश विपक्ष के लिए बढ़ सकती है मुश्किल। एक विधान एक निशान एक प्रधान का संकल्प पूरा। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कि सरकार की तरफ से कई काम किए गए, जैसे आप देखते हैं राम मंदिर का निर्माण हो गया 370, तो लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि मोदी साहब, बीजेपी राम के भरोसे नहीं है, राम के जो मंदिर है उसी के भरोसे नहीं लड़ रही है चुनाव। वो अलग अलग अपने विजन देख रही है, और विपक्ष राम भरोसे है कि जनता वो उबेगी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और जनता हमें वोट दे देगी। भाजपा के चुनावी एजेंडे में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति शामिल रही है, और इस बार भाजपा ने इसे लेकर भी पीठ थपथपा रही है। उसने देश के एक विधान एक निशान एक विधान के संकल्प को पूरा कर दिया। दरअसल यह निर्णय भी मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता प्राप्ति के बाद लिया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया। 3 तलाक के विरुद्ध कानून और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे निर्णय भी ऐतिहासिक है। 3 तलाक के मुद्दे को मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के कारण कोई अन्य दल छूने की हिम्मत नहीं करता था, पर प्रबल इच्छा शक्ति का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 पारित कराया। इसी तरह सरकार ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सितंबर 2023 में पारित करवाया। चलिए अब सीएए की बात भी हो रही है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस पर भी बात हो रही। 2019 में आया था ना, और इसे लागू करने की बात हो रही चुनाव से पहले। और देखिए इस कानून में मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया, इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। ये आप देखिए संदेश खाली का जो मास्टरमाइंड था, टीएमसी नेता, 55 दिनों बाद गिरफ्तार हुआ है। देखिए महिलाओं से यौन उत्पीड़न, उन्हें परेशान करने की, जमीन हड़पने की बातें हो रही थी ना, इस पर आरोप हैं, तो उसी की बात हो रही है। देखिए पश्चिम बंगाल देख लीजिए एक बार, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखिए नेपाल, चाइना किससे लगती है? नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। चाइना से नहीं लगता है। चाइना से याद रखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की 5 राज्यों की लगती है। और पश्चिम बंगाल की राज्यों में देखें तो उड़ीसा से लगती है इसकी सीमा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें, 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। तो वही की बातें हो रही हैं। ये 6 तिमाहियों में सबसे तेज 8.4% रही विकास दर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2023-24 में विकास दर के 7.6% रहने का अनुमान लगाया। आरबीआई ने 7.3% रहने का लगाया अनुमान। 2022-23 में 7% रही थी विकास दर। 172.90 लाख करोड़ रुपए रह सकता है चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का आकार एनएसओ के मुताबिक। आप देखिए चीन से बहुत आगे रहेगा भारत, ये भी देखने को मिलेगा। ये आप देखिए 6 कांग्रेसी विधायक आयोग घोषित किए गए, सुक्खू को अभय दान मिला है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार विधायकों के विरुद्ध हुई है ऐसी कार्रवाई। अभी आपने देखा है, सभी जानते हैं आप लोग की 68 सीटें हैं विधानसभा में हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश देख लीजिए आप लोग, इसकी शिमला राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। तो यहाँ राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी थी कांग्रेस के 6 विधायकों ने, और फिर आप देखते हैं कि बजट सत्र हुआ, वहाँ व्हिप जारी किया गया और वो नहीं आए, इसलिए आप देखेंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है।
आप सभी जानते हैं कि दल बदल कानून रहता है ना, उसमें आप देखते हैं कि कहा भी गया है कि अगर आप देखते हैं कि कोई विधायक नहीं उपस्थित होता है तो उसकी सदस्यता व्हिप जारी करने के बाद तो लोकसभा जो रहता है, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष, तो उसके पास शक्ति रहती है कि वो सदस्यता खत्म कर सकता है। अब देखिए, आयोग उठाए गए विधायक शुक्रवार को अब सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय देंगे, अध्यक्ष के निर्णय को। और आप देखते हैं कि छह विधायक, राज्य के इतिहास में पहली बार विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में देर रात अधिसूचना जारी की, इनकी सीटों को रिक्त कर दिया है। चलिए, तो उसी की बात हो रही है। देखिए, कोई दल होता है वो व्हिप जारी करता है कि सभी विधायकों को उपस्थित होना होगा। अगर नहीं उपस्थित होते हैं तो वो अपने विधायकों को, यानी कि उनकी बात नहीं मान रहे, पार्टी की बात नहीं मान रहे, तो वो बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, यानी कि उनकी विधानसभा सदस्य रद्द कर सकता है। ये अधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष के पास। और जो दल बदल करते हैं ना, कि किसी दल में चले गए, उसके लिए 10वीं अनुसूची है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1985 में, तो उसी की बात कर रहा हूं, तो वो भी याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इससे भी क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है कि पूछ लेता है आप लोगों से। साइकिलिंग कर रहे इंटेल इंडिया के पूर्व प्रमुख को कैब ने कुचला। तेज रफ्तार कैब ने, ये आप देखिए कि अवतार सैनी की साइकिल के पीछे से मारी टक्कर। रूसी सेना में कार्यरत 20 भारतीयों को लाने के प्रयास जारी है। धोखे से ले जाया गया था ना, और आप देखते हैं कि वहाँ रूसी सेना में भर्ती करवा लिया गया था। इनसे कहा कुछ और गया था और वहाँ जाकर, तो इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा जागरूक रहा करिएगा, आजकल लूटने वाले बैठे हुए हैं। 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आतंकी टुंडा बरी हुआ। 6 दिसंबर 1993 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में अजमेर की टाड़ा न्यायालय ने 30 साल बाद फैसला सुनाते हुए आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। न्यायालय ने कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस, सीधा प्रमाण नहीं मिला है। वही आतंकी इरफान और हमीरुद्दीन को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 6 महीने बाद स्वतः समाप्त नहीं होगा स्थगन आदेश, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी मामले में निचली अदालत या हाई कोर्ट से जारी स्थगन आदेश, स्टे ऑर्डर 6 महीने में स्वतः समाप्त नहीं होगा। मदद की आस में एकत्र भीड़ पर इजरायली हमला, 104 की मौत हुई है। देख लीजिए, इजराइल हमास में चल रहा है ना। देखिए, हमारा प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत है, एशिया में ये अरब सागर है, अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर है, भूमध्य सागर है, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों का नियम भेदभावपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के विभिन्न सेवा संशोधन नियम को बरकरार रखा। सरकारी नौकरी के लिए राजस्थान सरकार के 2 बच्चों की पात्रता मान को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भेदभाव नहीं है, संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। राजस्थान विभिन्न सेवा संशोधन नियम 2001 से ऐसे अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने से रोकता है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस नियम का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है। एक पूर्व सैनिक आवेदन इस नियम के आधार पर कर दिया गया था रद्द। मॉरिशस में भारत ने बनाई हवाई पट्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत और मॉरिशस एक प्राकृतिक साझेदार। भारत सरकार की तरफ से मॉरिशस के एगलेगा में निर्मित हवाई पट्टी, जेट्टी और सामुदायिक विकास की 6 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन करने के बाद मोदी ने ये बातें कही हैं। यूपी बोर्ड 10-12वीं की जीव विज्ञान गणित का प्रश्न पत्र आउट हुआ है, देख सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, कैसे रोकेगा, ये बड़ी चिंता है। हवाई अड्डे पर बुजुर्ग की मौत मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख का जुर्माना। मुंबई हवाई अड्डे पर व्हील चेयर नहीं मिलने पर 80 वर्षीय बुजुर्ग को
मजबूरी में चलना पड़ा था। और 12 फरवरी को हुई इस घटना के बाद विमान नियामक ने नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है खबरें। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच काफ़ी चनाचनी चलती रहती है। क्या दिल्ली दंगा से संबंधित यूएपीए मामले में पूरी हो चुकी है जांच? कोर्ट कह रहा है 2020 में हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। सिर्फ ई बसें बढ़ाना नहीं, दिल्ली के वायु प्रदूषण का समाधान। और पिछले 6 वर्षों में राजधानी में बसों का बेड़ा तो बढ़ा लिया, लेकिन इनके यात्रियों की संख्या में आई 48.5% की गिरावट। लचर बस सेवा और सड़कों पर होने वाला जाम नहीं बढ़ा रहा यात्रियों का ई बसों के प्रति लगान। तो ये भी देखना पड़ेगा। जाति धर्म के आधार पर कैदियों को अलग नहीं करे राज्य, ये गृह मंत्रालय कह रहा है। राष्ट्रपति ने केरल लोकायुक्त विधेयक को दी मंजूरी। राज्यपाल को भेजे गए 7 विधेयकों में से केवल 1 को मिली मंजूरी। राज्य के मंत्री बोले मंजूरी दर्शाता है कि राज्यपाल का रुख गलत था। बिग कैट संरक्षण मुहिम को दुनिया भर में रफ्तार देगा भारत। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय भी भारत में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई। साफ है कि दुनिया भर में बिग कैट बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की मुहिम की अगुवाई अब भारत करेगा। कैबिनेट ने मुख्यालय के संचालन के लिए अगले 5 सालों के लिए 150 करोड़ रुपए की आप देखते हैं कि स्वीकृति दी है। इस इंटरनेशनल अलायंस में दुनिया भर के उन सभी 96 देशों को शामिल करने की परिकल्पना है जहां बिग कैट की प्रजातियां पाई जाती हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर उन्होंने इस अलायंस को शुरू करने का ऐलान किया था। वित्त मंत्री सीतारमन ने एएसआई को सौंपे 101 बहुमूल्य पुरावशेष। कार्यक्रम के दौरान पुरावशेष की फ्रहीन नामक विवरणिका की भी जारी की है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कर्नाटक सरकार ने स्वीकार की विवादित जातीय जनगणना रिपोर्ट। राज्य के प्रभावशाली वोक्कालिगा लिंगायत समुदाय जता चुके हैं आपत्ति। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में खड़ा हो सकता है नया विवाद। या आप देखते हैं कि एक तो जनगणना आप देखते हैं कि भारत सरकार करवाती है, और आप सभी जानते हैं कि 1872 में पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से नई में जनगणना शुरू हुई थी, और हर 10 साल में होती है ना। तो लेकिन राज्यों में आप देख रहे हैं कि जैसे बिहार ने अभी जातिगत सर्वे करवाया था कि कितनी जाति, किसकी संख्या कितनी है, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारत में तो पूरे भारत में 1931 में लास्ट बार हुआ था, अंतिम बार। तब से नहीं हुई जाति आधारित जनगणना। अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे के लिए 6,768 करोड़ रुपए की मंजूरी। गडकरी साहब कह रहे हैं हमारे। यह अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इसकी राजधानी। इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से इसकी सीमा लगती है। पीएम श्री स्कूल योजना पर 5 राज्य की आनाकानी। उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, केरल व दिल्ली में एएमयू पर दस्तखत नहीं किए। पंजाब सरकार ने सहमति पत्र पर दस्तखत किए, फिर भी योजना नहीं लागू की है। ये आप देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री नामक केंद्र पर आयोजित योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का स्तर बढ़ाने से 18 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। और ये स्कूल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मॉडल संस्थान स्थापित करने और उसके प्रारूप के तौर पर होंगे। इस पहले दौर में स्कूलों में को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार ने 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से 6,448 स्कूलों का पहले ही चयन कर लिया है। चलिए, अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। अब चुनाव है तो बातें होंगी बड़ी बड़ी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। एक मंदिर विधेयक बनाया कर्नाटक विधानसभा में, फिर पारित हुआ। 10 लाख रुपए ऊपर से वार्षिक आय वाले मंदिरों पर आयकर लगाने से संबंधित विधेयक पुनर्विचार के लिए फिर कर्नाटक विधानसभा में रखा गया, और इसे सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पारित कर दिया है। तो इसी की बात हो रही है, देखते हैं क्या होता है। और हिंदू संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा।
हर तहसील में फायर स्टेशन वाला पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और 4 का किया शिलान्यास। अच्छी बातें हैं। इस ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले अजय किसने बने शकुंतला विश्वविद्यालय के लोकपाल। कालीनी नहीं, भदोही से सब्जी भी भेजी जाएगी विदेश। पहली बार जल मार्ग से 40 फीट के इसी कंटेनर से भेजी जाएगी। आप देखिए 15 टन हरी मिर्च, अच्छी पहले हैं। देखिए जो संपादकीय पार्ट रहता है उसकी क्लास आपकी शाम के टाइम आती है, तो उसे जरूर देखा करिएगा। और आप लोग बताइए क्या हम लोग उसे 12 बजे रख सकते हैं, और शाम के एक छोटा सा टेस्ट मैं सोचता हूँ कि रख दें, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है आपका। जीडीपी की तेजी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और खनन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। 43.72 लाख करोड़ रुपए रहा तीसरी तिमाही में जीडीपी का। ये आप देखिए आकार 2,10,679 रुपये रह सकता है प्रति व्यक्ति जीडीपी। चलिए, प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि 15 माह के निचले स्तर पर है। राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य के 63.6% पर राजको पहुंचा है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़िए भाई, और एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करेंगी। अब आप देखिए राजकोषीय घाटा आखिर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं होगा मालूम तो हम तो बता देते हैं भैया। राजकोषीय घाटा की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कि राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर एक तरह से ये रहता है राजकोषीय घाटा इसमें। ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है उधार को छोड़कर। केंद्र ने लॉन्च की कोयला परिवहन के लिए नई नीति। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को नई कोयला परिवहन नीति लॉन्च की है। इस नीति के आने से देश में कोयला के परिवहन में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयला खनन का विस्तार करने और इसकी निकासी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि भारत में बिजली उत्पादन कोयले की मांग बढ़ती रहेगी। ओएनडीसी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने गुरुवार को कहा है कि उसे 14वें इंडिया डिजिटल अवार्ड्स स्टार्टअप्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ओएनडीसी ने कहा कि ई कॉमर्स में क्रांति लाने और सभी भारतीयों को बराबर डिजिटल अवसर प्रदान करने का लिए यह पुरस्कार मिला है। वाणिज्य मंत्रालय ने 2021 में ओएनडीसी की शुरुआत की है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम रजिस्ट्री लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सभी स्टार्टअप इकोसिस्टम हितधारकों का एक ही छत के नीचे विभिन्न श्रेणियों में एक व्यापक डाटाबेस तैयार करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस रजिस्ट्री में पंजीकृत होने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। यह रजिस्ट्री स्टार्टअप इकोसिस्टम में आसान पहुंच और खोज की सुविधा प्रदान करती है और 69,000 करोड़ रुपये रहा है अदानी समूह का कर पूर्व लाभ। अदानी समूह ने गुरुवार को बताया कि उसकी कंपनी का कैलेंडर वर्ष 2023 में कर पूर्व लाभ 69,000 करोड़ रुपए रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले इसमें 2.5 गुना की वृद्धि रही है। और समूह ने बताया कि इस वृद्धि में इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। इंफ्रा कारोबार की वृद्धि दर 35.5% रही। इसमें इसने 66,208 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है। 9.5 वर्षों में 92,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ है। केंद्र ने राज्यों के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये आप देखिए कर हस्तांतरण के तहत पहले 9 महीने में 13% घटा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चालू सीजन में सरकार का 3.2 करोड़ टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। 11.20 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान जताया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 90 लाख नए अभ्यर्थी जुड़े हैं। सम्मान निधि की बात हो रही है। ये 2 फरवरी 2019 को पीएम ये अहम मुद्दों पर सहमति न बनने से डब्ल्यूटीओ की बैठक आगे बढ़ी। ये आप देखते हैं कि किसान व मछुआरों के हितों के लिए अपने रोक पर कायम है भारत। अब 1 मार्च को ही किसी नतीजे पर पहुंचने की संभावना है। और आप सभी जानते हैं, देखिए डब्ल्यूटीओ की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा।
शहरी सहकारी बैंकों और सशक्त बनाए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। ए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के नियम होंगे सख्त। ये आप देखते हैं कि नागर विमानन महानिदेशालय के आदेश में कहा गया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील कार्य करने वाले हवाई यातायात नियंत्रकों, ग्राउंड स्टाफ और विमान रखरखाव इंजीनियरों कर्मियों में से 25% का प्रतिदिन ब्रेथलाइजर टेस्ट किया जाएगा। ए ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इस बात की जांच होती है कि किसी ने शराब पी है या नहीं। दूरसंचार कंपनियों को वितरकों के मुनाफे पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कह रहा है। ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, चल ही रही उठापटक। पुतिन की पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की चेतावनी। रूसी राष्ट्रपति बोले यूक्रेन में नाटो सैनिकों की तैनाती के होंगे भयंकर नतीजे। ये आप देखेंगे, ये आपको रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है ना, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा भारत है, तो उसी को बातें हो रही हैं। नाटो, देखिए नाटो के बारे में जान लीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो युद्ध हो रहा है इन दोनों के बीच वो नाटो की वजह से हो रहा है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगी। 31 सदस्य इसके मेंबर हैं, ठीक है। एलिनोइस में प्राइमरी चुनाव से डोनाल्ड ट्रंप अयोग्य घोषित हुए। कैपिटल हिल हिंसा मामले में ट्रंप पर केस चलेगा या नहीं, सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट तैयार है। और देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव है ना अमेरिका में, तो उसी को लेकर भारत में भी हो रहे हैं। सरकारी शटडाउन को टालने के लिए अमेरिकी नेता अस्थायी समझौते पर पहुंचे। अमेरिका में H1 वीजा पंजीकरण और आवेदन को लेकर नई प्रणाली लॉन्च। एक संगठन के भीतर कई लोगों के साथ साथ आवेदन को मिलेगी सहूलियत। व्हाइट हाउस ने कहा कि आव्रजन प्रणाली में सुधार को बाइडन प्रशासन ने उठाया कदम है। भारत की अध्यक्षता में क्वाड अपनी गति बरकरार रखेगा, अमेरिका कह रहा है। एक क्वाड में आप देखते हैं कि भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, 4 देश है ना। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता। अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जीन चैम्बर्स के ने पीएम मोदी की प्रशंसा करती हुए उन्हें आज के समय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता करार दिया है। सुरक्षा परिषद में सुधार पर चीन की गंभीर चर्चा का बहाना। यूएनएससी की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं अमेरिका जो स्थायी सदस्य है ना, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इसी में सुधार की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास ऐसी शक्ति है कि कोई प्रस्ताव पर पास करवाना इन सभी को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। चीन निर्मित स्मार्ट कार से पैदा होने वाले खतरों की जांच करेगा बाइडन प्रशासन, और बाइडन कार के लिए पूरी तरह फिट है, व्हाइट हाउस भी कह रहे हैं। ब्रिटेन भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है, सुनक साहब कह रहे हैं। ये हाई कोर्ट ने पूछा कि डेरा प्रमुख को बार बार क्यों मिल रही है जमानत। ये आप देखते हैं कि 9 बार पैरोल ले चुका है डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह, तो इसी की बात हो रही है। अब देखिए, बड़े लोग हैं तो कुछ भी मिल जाता है। नहीं खुलेगा स्टरलाइट कॉपर संयंत्र, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तमिलनाडु के तूतीकोडी में स्टरलाइट कॉपर संयंत्र नहीं खुलेगा। इस संयंत्र को बंद करने के खिलाफ वेदांता समूह की याचिका सुनवाई को ये आप देखेंगे। ये 2018 से बंद है। एक खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति संसद नहीं, राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि संसद इस संबंध में सिर्फ कुछ सीमाएं तय कर सकती हैं। एक खेल का क्षेत्र है देखिए, और क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते हैं तो देखते रहते होंगे। झाझरिया का पीसीआई अध्यक्ष चुना जाना तय है। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है देवेंद्र झाझरिया, तो उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय पैरालंपिक समिति की। प्रज्ञानंद का अपराजय अभियान हुआ समाप्त। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को प्रयाग मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में ईरान के पहम मकसू डलू के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। भांबरी पहली बार एटीपी 500 टूर के सेमीफाइनल में पहुंची है। और जाली गोपीचंद जर्मन ओपन के क्वार्टर फाइनल में। दिल्ली ने आरसीबी के विजय रथ को रोका, ये महिला प्रीमियर लीग में। 4 गुना 200 मीटर रिले टीम ने सर्वश्रेष्ठ समय निकाला।
ये उत्तर प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंच चुका है विकेट लेने के बाद उनकी मनाते वीआईपी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी। पोग्बा पर डोपिंग के लिए 4 वर्ष का प्रतिबंध। फ्रांस और जुवेंटस के मिडफील्डर पाल पोग्बा पर। खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, खेल मंत्री हैं। इंद्राणी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में मुकदमे को प्रभावित करने लायक कुछ है भी नहीं है। ये आप देखते कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अपनी बेटी सीना बोरा की हत्या कर आरोपित इंदिरा मुखर्जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री में कुछ भी नहीं मिला जिसके उसके विरुद्ध चल रहा मुकदमा प्रभावित हो। चुनौतियों से निपटने को नवाचार की जरूरत पहले से अधिक है, बिल गेट्स कह रहे हैं। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी है। और पत्नी की आत्महत्या पर ठोस सबूत मिलने तक पति जिम्मेदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आजकल इस तरह के मामले भी खूब आ रहे हैं ना। देश में तेंदुओं के कुनबे में बढ़ोतरी जारी, अनुमानित आबादी 13,874। वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी की तेंदुओं की 2022 की गणना रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,907 तेंदुए, कर्नाटक को पछाड़ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ये आप देख सकते हैं गिनती। पुरातत्वविद अरुण का निधन, गवाही से श्री राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ। चलिए, इनका जन्म 1933 में हुआ था। 2017 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। किसी दूसरे ग्रह पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनी वेनेरा 3। 1966 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यान वेनेरा 3 शुक्र ग्रह की सतह से टकराने के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई थी। सोवियत संघ ने इसे वर्ष 1965 में लॉन्च किया था। 16 फरवरी को ही संचार प्रणाली विफल हो जाने की वजह से यह पृथ्वी का तक कोई डाटा नहीं भेजा पाया था। वैश्विक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुरू किया कामकाज। 1947 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने काम का शुरू किया। इसकी स्थापना 1944 में अमेरिका में बेटन वुड्स सम्मेलन 29 देशों से मिलकर की थी। 8 मई 1947 को फ्रांस से उधार लेने वाला पहला देश बना था। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारोत्तोलक है कुंजा रानी देवी का जन्म 1968 में आज ही इम्फाल में हुआ था। 1985 की भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 44 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय क्षेत्र पर दबदबा बनाने के लिए 1989 में मैनचेस्टर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत जीता। 1991 से 1997 तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 और रजत पदक जीते। उन्होंने 1990 से 1994 के एशियाई खेलों में लगातार कांस्य पदक भी जीते। 2004 में बीजिंग ओलंपिक में भाग लिया। 1990 में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी थी। 3 डिग्री तापमान बढ़ा तो हिमालय में पड़ेगा सूखा, विज्ञानियों ने दी चेतावनी। इतना तापमान बढ़ने पर 90% हिस्से में पूरे साल रहेगा सूखा। और सबसे ज़्यादा असर भारत के हिमालयी इलाकों पर पड़ सकती है। 1.5 डिग्री के लक्ष्य से सूखे के खतरे को 21% तक किया जा सकता है कम। हिमालय भारत के कुल क्षेत्रफल के 16.2% हिस्से में फैला हुआ है। यह जल का स्रोत और मानसून को भी करता है प्रभावित। हिमालय के औसत तापमान में 6.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज है। और 1961 से 1990 की तुलना में 2021 से 50 के बीच हिमालयी क्षेत्र के सभी जिलों में 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि का अनुमान है। पिछले 30 सालों के दौरान गर्म दिनों की आवृत्ति में वृद्धि दर्ज की गई। चलिए, उसी की बातें हो रही हैं। तंत्रिकाओं की गतिविधि रोकने वाली दवाओं के कैंसर को बढ़ने से रोकती हैं, अनुसंधान कह रहा है। तारे में मिला जलवाष्प, खगोल विज्ञानियों ने युवा तारे SL तोरी के चारों ओर डिस्क के रूप में जलवाष्प का पता लगाया है। सब मिलीमीटर ऐसे रेडियो खगोल टेलीस्कोप से ली गई इस तस्वीर को यूरोपीय दक्षिण वेधशाला में जारी किया है और जैसे युवा तारे पर नीले रंग के जलवाष्प को दिखाया गया है। वृषभ आणविक बादल में स्थित यह
तारा पृथ्वी से लगभग आप देखिए 450 प्रकाश दूर है, और विज्ञानियों का कहना है कि इस स्थान पर नए नए ग्रहों का भी निर्माण होता है। जब झरने से पानी की जगह बहने लगी आग, एक अभी वो व्यक्ति कुछ इस तरह के मनोरम दृश्य भी दिखाती है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। कैलिफोर्निया की योसेमाइट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों का कुछ ऐसा ही दुर्लभ नज़ारा देखने को मिला। यह पर्यटकों के ने हॉर्स टेल फॉर से पानी की जगह आग बहते हुए देखा। दरअसल यह डूबते हुए सूर्य का प्रतिबिंब हॉर्स टेल फॉल से बहते हुए पानी पर पड़ता है तो यह बहती हुई लपटों जैसा दिखाई देता है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइए। ईमानदारी से तैयारी करिए, ईमानदारी से अपना टाइम दीजिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को।